Good morning, guys. Good morning. Very, very good morning to all of you. Good morning, Akanksha, Sanjeev, Krishna. Good morning. तो सेशन में जुड़ जाइए सभी लोग। कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू गाइस? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया हैं, बेहतर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। कल हमारा क्लास नहीं हुआ था, कल का टॉपिक हमारा परसेंटेज ही था, उसी को हम कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सेशन में जुड़ जाइए फटाफट से। और आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा था, उसका एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं आज परसेंटेज के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, चलो, ऑल राइट। तो आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है एप्टीट्यूड का, इस पर फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और ये है हमारा लाइव कोर्स, यानी कि लाइव कोर्स जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइव लेक्चर्स, पीपीटी, पीडीएफ एज वेल एज द संडे टेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी फ्लैट 30% आपको ऑफ दिया जा रहा है। जस्ट यू हैव टू अप्लाई IFAS 30, IFAS 30। अब कैसे इसको अवेल करना है, चैनल पे इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार जाके देख लो, देन यू कैन इजीली परचेज दैट कोर्स। ओके, चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक परसेंट। ये क्वेश्चन किस किसने किया था? ये मैंने दिया था आप लोगों को। टू रनर्स A and B starts running from diametrically opposite point on a circular track in the same direction if A runs at a constant speed of 8 km per hour and B at a constant speed of 6 km per hour and A catches up with B in 30 minutes. What is the length of the track? हमको ट्रैक का लेंथ बताना। 2 किलोमीटर आ रहा है। देखो, ये रिलेटिव स्पीड से का ये क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का ये क्वेश्चन है। तो हमको कैसे करना है इसको? हमसे ये कह रहा है दो रनर हैं, इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है, दे आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ए और बी है, ए और बी बोथ आर डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि एक सर्कल की जो डायमीटर है उसके अपोजिट पॉइंट्स पे लोग खड़े हैं, लाइक दिस, इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि ए अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, बी भी इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। इफ ए रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, बी एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, if A runs at a constant speed of 8 and B at a constant speed of 6 and A catches up with B in 30 minutes, यानी कि A B को 30 मिनट में पकड़ लेता। तो देखो, एक काम करो, हमको अगर इस ट्रैक की लेंथ बतानी है तो A 8 की स्पीड से, B 6 की स्पीड से अगर मूव करेगा, तो लेट्स एज्यूम कि जो B है वो अपने ही पोजीशन पे खड़ा है। अगर B अपने ही पोजीशन पे खड़ा होगा तो B के रेस्पेक्ट में A कितने की स्पीड से इसकी तरफ चलता हुआ आएगा? दैट विल बी द रिलेटिव स्पीड। relative speed. देखो, when two objects are moving in the same direction, then the relative speed is the difference between both the speed. दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, that will be the relative speed. अगर मैं इसकी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं, इसकी स्पीड को भी 2 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं, तो 4 और 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने दोनों की स्पीड को 6 और 6 किलोमीटर पर आवर से अगर कम कर दी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0 और इसकी स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक पर्सन की स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में ये हम निकाल सकते हैं अगर सेम डायरेक्शन में, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्पीड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ए को इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने तक 30 मिनट का समय लगता है। 30 मिनट का मतलब 0.5 आवर्स, यानी कि आधा घंटा। इस आधे घंटे के समय में
2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा तो कितना डिस्टेंस चल पाएगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस विल बी 1 किलोमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर होगा। बट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक। होल ट्रैक का हमको लेंथ बताना है। लेंथ विल बी 2 किलोमीटर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हाफ ऑफ द ट्रैक का है, आधे ट्रैक का डिस्टेंस है 1, तो पूरे का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ऑल अबाउट द रिलेटिव स्पीड। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सेशन में जुड़ जाओ सभी लोग। क्लियर हो गई बात? क्रिस्टल क्लियर है? ओके, चलिए तो अब बात करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस के बारे में। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा हर बार की तरह, और आपको फिर इसका आंसर भी करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, करिए इसको सॉल्व। ओके, ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, यानी कि 1.44। ठीक है, हमको रेशियो पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है सवाल? द रैबिट पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी ए इंक्रीजेस बाय 25% पर ईयर, while in community B increases at 50% per year respectively. If the present population of A and B are equal, the ratio of the number of rabbit B to A, यानी कि हमको रेशियो निकालना है B और A का आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद। 2 साल के बाद का जो पॉपुलेशन का रेशियो है दैट वी हैव टू फाइंड, गिवन दैट प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो बराबर है। तो अगर मान लेते हैं इनकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो क्या है 100 एंड 100, दोनों की पॉपुलेशन को 100 मान लेते हैं। ऐसा करने के बाद हर साल कह रहा है जो कम्युनिटी है ए, उसकी जो पॉपुलेशन है 25% पर ईयर से ग्रो करती है, इंक्रीज करती है। यानी कि आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 25%, अगर 25% का इंक्रीमेंट होगा तो नया पॉपुलेशन क्या होगा? द न्यू पॉपुलेशन विल बी 125%। दैट विल बी 125% ऑफ दिस वैल्यू, इसका 125% होगा। नेक्स्ट ईयर फिर से 25% इंक्रीज करेगी। ये तो मैंने बी का लिख दिया, ए का बोल रहा है ना, तो इस तरह से नेक्स्ट ईयर फिर से 25% इंक्रीज करेगी, यानी कि 125%, इस तरह से। लेकिन बी में 50% का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 50%। तो हम क्या करेंगे, इसका 150% निकालेंगे, क्योंकि नया पॉपुलेशन निकालने के लिए वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट 150% ऑफ 100। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से 150%, तो दिस विल बी द फाइनल पॉपुलेशन। तो बस सिंपल से आपको इसको सॉल्व करना है। दिस विल बी 25 6 times, 25 5 times, 6 times and 5 times, and this will be 36 upon 25.
and you will get 1.44. ठीक है, that will be the right answer. Clear? जब भी इस तरह का परसेंटेज इंक्रीज बोलेगा तो यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस. ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन है उसको 100 मान लो, उसके बाद जो परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है 25% से 50% से, उसको इंक्रीज करने के बाद जो नया पॉपुलेशन आएगा दैट विल बी दिस. चलिए, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of square of two positive numbers is 628 and one number is 45 5 by 11% less than the other number. Find the smaller number. We have to find the smaller number if the sum of the square of two positive number is this. करिए. बताइए, आया किसी को समझ में? जो नंबर्स हैं उनको कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा, तभी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा. ठीक है, क्योंकि 45 5 बाई 11% लेस कह रहा है, तो 45 5 बाई 11% को पहले हम फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करें, तब हमें समझ में आएगा कि हमें उस नंबर को क्या एज्यूम करना चाहिए. समय समाप्त हो चुका है. चलो, अगर हमसे ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर टू पॉजिटिव नंबर इज दिस, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक नंबर दूसरे नंबर से 45 5 बाई 11% लेस है, तो भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 5 बाई 11%? इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू? क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है. चलो अभी देखते हैं. देखो 45 इंटू 11 कितना होगा ये? 495 प्लस 5, दिस विल बी 500, यानी कि 500 अपॉन 11. इसको मैंने अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो 500 बाई 11% आएगा. अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 500 बाई 11% है, यानी कि डिवाइड बाई 100, तो दिस विल बी 5 बाई 11. ठीक है. एक नंबर को अगर x मानते हैं, दूसरे नंबर को y मान लो, लाइक दिस. तो कह रहा है एक नंबर, वन नंबर इज 5 बाई 11 टाइम्स लेस देन द अदर नंबर. तो एक काम करो, अगर एक नंबर को 11 मान लेते हैं जो इसका डिनोमिनेटर है ना, तो वन नंबर, लेट्स एज्यूम द वन नंबर इज 11x, या 11 मान लेते हैं अभी के लिए 11. तो दूसरा नंबर क्या है? उससे 5 बाई 11 लेस है, कम है. 11 का 5 बाई 11 कितना होगा? दैट विल बी 5. लेकिन जो दूसरा नंबर है वो 5 लेस है, दिस इज 5 लेस देन दिस, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा? दैट विल बी 6. तो एक नंबर को 11 मान लिया, तो दूसरा नंबर उससे 5 बाई 11 लेस है, यानी कि 5 लेस है, यानी कि 6 है. तो एक नंबर को 11x मान लो, दूसरे नंबर को 6x मान लो. तो दोनों नंबर का स्क्वायर का जो सम है, यानी कि 11x का होल स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 628. ठीक है. तो दिस विल बी 121
एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 628। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, दिस विल बी 121 प्लस 36 यानी कि 157। ये कितनी बार कैंसिल होगा? 4 टाइम। दिस विल बी गेट कैंसिल 4 टाइम। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ से 2। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में आएगा। हमको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है? पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो भाई स्मॉलर नंबर कौन है? 6x है, 6 इंटू 2 दैट विल बी 12। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलर नंबर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। x इसलिए लिया क्योंकि जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे ना, 11 का स्क्वायर करेंगे, तो ये जो 11 जो वैल्यू है एक्चुअल में नंबर वो नंबर नहीं है जो हम क्वेश्चन में चाह रहे हैं, ये वो नंबर है जो हमने एज्यूम किया है, दैट वी हैव एज्यूम। तो उसका x लेना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे, ये एक्चुअल में 628 के बराबर नहीं है। 11 के साथ x लेना पड़ेगा, जिससे कि वो जो फैक्टर है, जिनका जो फैक्टर है वो फैक्टर पता लगे कि आखिरकार कि कितने टाइम्स है। दिस इज 2 टाइम्स। इसलिए जैसे हम करते हैं ना रेशियो, जैसे कि फॉर एग्जांपल x और y का रेशियो 2:1 है, तो हम तो क्या ले लेते हैं? वी एज्यूम इट 2x एंड 1x, ऐसा करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हमने 11 और 6 का रेशियो ही लिया एक तरह से, तो इसको 11x और 6x मान लिया। उसके बाद कंडीशन लगाई कि इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं दोनों नंबर, एक हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 22, बट वी हैव टू फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर विल बी 12। बात समझ में आ गई? तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर आपको इजीली आता है, समझ में आती है चीजें, बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। करिए इसको। डिफरेंस बिटवीन 50% ऑफ y एंड 10% ऑफ x इज 170, whereas the difference between 40% of x and 30% of y is 0. Find the sum of x and y. x और y का हमको सम बताना। करिए इसे। क्या आ रहा है? ऑप्शन डी यानी कि 700। ओके, और 50% ऑफ y मतलब y का 50% यानी कि आधा, 10% ऑफ x, इनके बीच का डिफरेंस 170। चलो देखो, हमसे अगर ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ 50% ऑफ y का 50% यानी कि 0.5 टाइम्स ऑफ y, यही तो बात है। क्योंकि y का 50% का मतलब यही तो है 50% ऑफ y, लाइक दिस 50/100 यानी कि दिस 0.5 टाइम्स ऑफ y माइनस 10% ऑफ x यानी कि
0.1 टाइम्स ऑफ एक्स, इनके बीच का डिफरेंस है 170, 170। वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स यानी कि 0.4 टाइम्स ऑफ एक्स, एंड 30% ऑफ वाई, एंड 30% ऑफ वाई यानी कि 0.3 टाइम्स ऑफ वाई, दैट विल बी इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है। अगर ये 0 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.4x दैट विल बी इक्वल टू 0.3y, लाइक दिस। पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, बचेगा हमारे पास x अपॉन वाई का रेशियो, दैट विल बी 3:4। x और y का रेशियो आ गया सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास 3:4। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ तो पहली वाली इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हट जाएंगे, दिस विल बी 5y माइनस x दैट विल बी इक्वल टू 1700। अब इस वाली इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करो। x और y को मान लो 3a एंड 4a, क्योंकि ये रेशियो ही तो है एक तरह से, दीज आर द रेशियोज। तो x और y का जो रेशियो होगा वो 3:4 है, इसको मैंने 3a और 4a मान लिया। तो x की जगह 3a, y की जगह 4a पुट करो। 5 टाइम्स ऑफ y यानी कि 4a माइनस x का वैल्यू है 3a, दैट विल बी इक्वल टू 1700, दिस विल बी 20a माइनस 3a, so this will be 1700 अपॉन 70, यानी कि a का वैल्यू आ गया कितना 100। a का वैल्यू अगर 100 है तो यानी कि वी हैव टू फाइंड x एंड y, यानी कि दोनों का सम निकालना है। तो x प्लस y का जो सम होगा दैट विल बी 7a। 7a का मतलब 7 इंटू 100, 700। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ए क्यों लिया भाई? जब भी हम रेशियो की बात करते हैं ना, तो रेशियो जब भी हम लेते हैं तो यहाँ पे अगर जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हमें डिनोट करना होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहता हूँ 50 और 30 इसके बीच का रेशियो बताओ, तो आप कहोगे 50 और 30 के बीच का रेशियो कितना है 5:3। तो ये जब भी रेशियो में होता है, मुझे एक्चुअल वैल्यू बतानी होती है, तो मैं इसको 5a और 3a मान लेता हूँ। अभी a क्या है? a का मतलब है वो कांस्टेंट वैल्यू जिससे हमने 50 और 30 को कैंसिल आउट किया है। वो कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू है 10, क्योंकि मैंने 50 और 30 को किससे काटा है? 10 से काटा है। अब a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 10 होगा। इसलिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि उसी कांस्टेंट वैल्यू से कट करके ये रेशियो बना होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर एज्यूमिंग दैट a। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है, करिए इसको। आ रहा है आंसर?
वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, यानी कि जो इनिशियली जो कंजम्पशन था ओरिजिनल वो बताना है, और कंजम्पशन में कितना रिड्यूस हुआ है वो कंजम्पशन के बीच का रेशियो हमको बताना है। The expenditure is not allowed to increase, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर को बढ़ने नहीं दिया है, यानी कि जो बजट है जो खर्चा कर रहे हैं शुरू में वही खर्चा उसके बाद भी हो रहा है। तो हमको ये बताना है व्हाट इज द रेशियो। ऑप्शन सी ओके। चलिए, द प्राइस ऑफ द ऑयल इज इंक्रीज बाई 25%, यानी कि जो प्राइस है ऑयल का 25% से बढ़ गया है। दिस इज ओरिजिनल प्राइस एंड दिस इज रिड्यूस प्राइस, यानी कि आफ्टर रिडक्शन। मान लेते हैं इसका प्राइस है 100 है, अगर यहाँ पे 25% का इंक्रीमेंट हुआ दिस इज नॉट रिड्यूस, इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज प्राइस। अगर यहाँ पे जो तेल की कीमत है उसमें बढ़ोतरी हुई, यानी कि वो बढ़ गया, 100 मान लिया इसका ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर 25% इंक्रीज द न्यू प्राइस विल बी 125। सिंपल सी बात है। इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, यानी फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो महीने में जितना पेट्रोल जितने रुपए का पेट्रोल खरीदता है उतना ही पेट्रोल ये अगले मंथ भी खरीद लेगा, भले ही तेल की कीमत 100 से 125 हो जाए, भले ही तेल का जो अमाउंट है अब कम आ रहा है, लेकिन वो उसका जो बजट है वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये होता है द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, यानी कि जो एक्सपेंडिचर खर्चा है वो इंक्रीज नहीं करेगा। द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन द कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, ठीक है। अगर प्राइस में इतने की इंक्रीमेंट आ रही है देन व्हाट इज द रिडक्शन इन द कंजम्पशन। कंजम्पशन में मैं मान लेता हूं ये 100 लीटर का कंजम्पशन करता है, लेट्स एज्यूम ही इज यूजिंग और कंज्यूमिंग 100 लीटर ऑफ ऑयल। भाई ये तो आपको पता है कि अगर 100 रुपए का पेट्रोल है, 125 रुपए का पेट्रोल अभी हो गया, तो अगर 100 लीटर ये पेट्रोल खर्च करता था, अब ये उतने ही रुपए में कम पेट्रोल लेके आएगा। क्यों? क्योंकि भाई तेल की कीमत बढ़ गई, उतना ही पैसा खर्च हो रहा है अभी भी, तो तेल का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम आएगी। हमको नहीं पता कितना अमाउंट आ रहा है, लेट्स से इट इज एक्स, मान लिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे, अगर 100 रुपए का तेल है और 100 लीटर ये तेल खरीदता है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कितना होगा? खर्चा होगा भाई 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए यहाँ पे खर्च कर देगा इस पेट्रोल के ऊपर। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर दोनों जगह सेम होना चाहिए, जो खर्चा है दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर खर्चा सेम होगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ द पेट्रोल। यानी कि 80 लीटर। नाउ सेम 10,000 रुपए में अब 80 लीटर पेट्रोल आता है, जबकि पहले 100 लीटर पेट्रोल आ जाता था। हमको निकालना है रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना रिडक्शन हुआ है, एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन था 100 लीटर और रिडक्शन कितना हुआ है? व्हाट इज द रिडक्शन? 100 से 80 हो गया, यानी कि देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि 1:5, देयर इज अ रेशियो ऑफ 1:5। समझ आ गया? क्लियर?
तो हमेशा ऐसा ही होता है, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो अगर पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है तो आप कंजम्पशन उसका कम करना पड़ेगा। अगर पेट्रोल का दाम घट जाता है तो अब ज़्यादा पेट्रोल आएगा उतने रुपए में, यानी कि तब कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है तब इस तरह से हम इक्वेशंस को बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। करिए इसको। ऑप्शन 3 यानी कि 25। ओके, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट हैड पास द कोर्स। कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे कोर्स को पास किया। बोला जा रहा है 20% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स गेट जॉब विद इन द 1 year ऑफ द पासिंग। 20% of the remaining student get the job by the end of the second year of the passing. If 16 students are still jobless, then how many students had passed the course? कितने स्टूडेंट ने कोर्स को पास किया। मान लेते हैं जरा 100% ये एज्यूम करा हमने नंबर 100। ठीक है, अगर 20% लोग यानी कि 20 लोग को जॉब मिल जाता है फर्स्ट ईयर में, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग यानी कि जो बाकी के बच गए 20%, भाई 20% अगर ये हो गए बचेंगे कितने, बच गए रिमेनिंग 80। तो इसका मतलब ये है 20% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट यानी कि जो बचे हुए हैं उनका 20%, यानी कि 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% यानी कि 16 स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है आफ्टर सेकेंड ईयर। एंड द by the end of the year second year of the passing if 16 students are still jobless। अब जो स्टूडेंट्स बच गए वो सब जॉबलेस हैं 16 स्टूडेंट। अगर परसेंटेज में देखूं तो 80 में से अगर 16 जाएगा तो बचेगा कितना 64। 64 का मतलब 16, 1 का मतलब 16/64। तो कितने लोगों ने कोर्स पास किया है, कोर्स तो सभी ने पास किया है बट जॉब की बात हो रही थी यहाँ तो कोर्स जिसने पास किया है वो 100 है। तो 100 का मतलब 100 का मतलब 25%। ऑप्शन नंबर 3, कोर्स जिसने पास किया है दैट विल बी 25। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
रिपीट कर दो दोबारा से? ओके ऑलराइट, चलो फिर से देख लो एक बार। देखो सिंपल सी बात ये कह रहा था हमसे कि एक कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने मान लिया देयर आर 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है, उसका 20% जो स्टूडेंट है उनकी जॉब फर्स्ट ईयर में लग जाती है, और जो 20% है, कौन से 20%, जो रिमेनिंग जो बच गए, भाई 100 में से अगर 20 चले गए तो बचेंगे कितने, बचेंगे 80। अब 80 का 20% जो लोग हैं उनकी जॉब लगती है आफ्टर सेकेंड ईयर, तो 80 का 20% कितना होगा, 60। 16 स्टूडेंट्स की जॉब लगती है आफ्टर सेकेंड ईयर, तो 80 में से 64 स्टूडेंट्स अभी भी बच गए। ये जो 64 हैं ये एक्चुअल में 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट है, बराबर है। ये तो वैल्यू हमने 100 एज्यूम करी थी, उसके इक्विवेलेंट ये वैल्यू है। एक्चुअली 64 इज इक्विवेलेंट टू 16 number of students which is given that 16 students are still jobless। 64 का मतलब 16 students, 1 का मतलब 16 by 64, हमसे कह रहा है कितने स्टूडेंट यहाँ पे कोर्स को पास कर रहे हैं, यानी कि 100 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, दिस विल बी इनटू 100 यानी कि 25%, ठीक है, दैट विल बी 25%। चलो इस क्वेश्चन को करिए, क्या कह रहा है, टेक योर टाइम। ऑप्शन 3 यानी कि 3 days, ओके। क्लोजेस्ट टू 10% कह रहा है, 10% की जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा तो कौन से दिन की बात होगी, देखो a large tank filled with water is to be emptied by moving half of the water present in it। यानी कि एक लार्ज एक टैंक है हमारे पास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसको हमें एम्प्टी करना है, कैसे, हाफ ऑफ वाटर इसको इसमें से रिमूव करना है, जितना भी उसके अंदर वाटर है उसका हाफ पानी हमें हर दिन रिमूव करना है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल देयर बी क्लोजेस्ट टू 10% ऑफ वाटर, यानी कि इन शुरुआत से 10% पानी बचना चाहिए उसके अंदर, तो कौन से दिन की बात हो रही है हमको बता। क्लोजेस्ट टू 10% यानी कि मान लो इनिशियली यहाँ पे 100 वाटर है, लेट्स से देयर इज 100 लीटर वाटर, 100 लीटर पानी है, पहले दिन इससे आधा पानी निकाल लिया 50%, दूसरे दिन इससे आधा पानी और निकाल लिया यानी कि 25 लीटर, तीसरे दिन हाफ वाटर इससे निकाल लिया यानी कि 12.5, चौथे दिन इससे हाफ वाटर और निकाल लिया यानी कि 6.25। लेकिन हमें क्लोजेस्ट टू 10% कह रहा है, भाई 100 का 10% कितना होगा, 10 ही तो होगा, तो 10 के क्लोज कौन है, 12.5 है कि 6.25 है,
10 के क्लोज है 12.5, क्लोजेस्ट टू 10%, यानी कि 3 दिन लग जाएंगे, देयर विल बी 3 days। ठीक है, क्लियर। ये आधा आधा पानी ये हर दिन निकाल ले रहा है, तो 10 लीटर पानी के जो क्लोजेस्ट होगा दैट विल बी 3 days। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, तो कुछ भी नहीं है इसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट। करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट इट। उससे भी पहले मेन बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइम लीजिए और ऑप्शन 3 यानी कि 4 lakhs। ओके, हमको कह रहा है व्हाट इज द एनुअल इनकम, हमको एनुअल इनकम निकालना है। अ पर्सन पेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ R% फॉर द फर्स्ट 2 lakhs and at the rate of R plus 10% for income beyond 2 lakhs. If the total tax paid is R plus 5%, the annual income is what? You have to find the annual income. चलिए, हमसे अगर ये कह रहा है कि एक पर्सन R% टैक्स पे कर रहा है पहले 2 लाख रुपयों के लिए, और एट द रेट ऑफ R plus 10% फॉर द इनकम बियॉन्ड 2 lakhs, 2 लाख के बाद का जो इनकम है उस पे इसको R plus 10% के रेट से इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए, टोटल देखा जाए, तो R plus 5% के रेट से एनुअल यानी कि R plus 5% के रेट से टैक्स भर रहा है, सारा का सारा जो अमाउंट है उसका, अगर उस पर देखा जाए तो वी हैव टू फाइंड द एनुअल इनकम। देखो, बहुत सीधा सा सवाल है। अगर 2 लाख की मैं बात करूं तो 2 लाख पर R% का इनकम टैक्स भर रहा है, जो टोटल इनकम टैक्स भर रहा है वो 2 लाख पर, दैट इज 2 का R%, और 2 लाख से ऊपर का जो इनकम है, एक काम करते हैं, इसका जो टोटल इनकम है, एनुअल इनकम है, इसको मैं x मान लेता हूं। लेट्स एज्यूम दैट टोटल एनुअल इनकम इज x। तो अगर x है तो 2 लाख पे तो इतना इनकम टैक्स हो रहा है, 2 लाख के ऊपर का जो इनकम है दैट इज x माइनस 2 लाख। ये जो है
इस पे R+10% का इनकम टैक्स इसको देना पड़ रहा है, R+10%। ये कुल मिला के जो इसका एनुअल इनकम है एक्स का R+5% के रेट से इसको ओवरऑल इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। दिस इज ओवरऑल रेट ऑफ परसेंट, या हम कहें एवरेज रेट ऑफ परसेंट। R% फिर से देख लो R% के रेट से दे रहा है 2 लाख के लिए, और 2 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट है यानी कि x माइनस 2 लाख, इस अमाउंट पे ये R+10 के रेट से इनकम टैक्स दे रहा है। तो दिस इज टोटल इनकम टैक्स। ये टोटल इनकम टैक्स बराबर होगा किसके, जब ये ओवरऑल जो इनकम टैक्स का रेट है R+5, इस रेट पे अगर ये इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा तो इसके बराबर होगा ये वैल्यू। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से 1/100 1/100 1/100 दोनों साइड कैंसिल कर दिया, बचेगा हमारे पास 2R प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी XR प्लस 10x माइनस 2R माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू दिस विल बी XR प्लस 5x। XR और XR कैंसिल हो जाएगा, 2R माइनस का प्लस का 2R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 10x माइनस 5x आ जाएगा इधर आके, 5x दैट इज इक्वल टू 20 प्लस का, तो x का वैल्यू 4 लाख, 4 लाख यहाँ पे हमारा टोटल एनुअल इनकम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 किस में था, लैक्स में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। एक बार इसको देख लो। क्लियर, ऑल राइट, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन बता दूं, फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 7.5% आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आप 3 जो मेथड है उसको आप इसको सॉल्व कर सकते हो या आप सीधे इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए? फॉर्मूला इज P 1 + R/100 टू द पावर 2। अगर इससे आप अप्लाई करोगे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5% एंड टाइम इज 3 years। So when you will calculate this, what you will get 1 + 3/40। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन से बचना है तो ट्री वाला जो मेथड है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए 43 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन हमको देखने को मिल रहा है, और स्टिल आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, एंड इसलिए 40 × 40 × 40। अब इतना सॉल्व करना पड़ेगा, 5 × 43 × 43 × 43/16। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको ट्री मेथड से करो। ट्री में क्या है, देखो पहले साल का 7.5% है, सेकेंड ईयर में 7.5% होगा, लेकिन 7.5% का 7.5% आपको निकालना पड़ेगा, तब आपको ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। 75 का 75%, 7.5 का 7.5%, यानी कि दिस, एंड यू विल कैलकुलेट दिस, दिस विल बी दिस, यानी कि 75 × 3। (4.5/8), ठीक है, कुछ इस तरह का आपका वैल्यू आएगा। थर्ड ईयर का 7.5% है, फिर बाकी इन सब का आपको दोबारा से 7.5% निकालना पड़ेगा। ये ट्री मेथड है, मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया भी है। तो 7.5 यानी कि दिस विल बी 15 + 4.5/8, तो दिस विल बी व्हाट 120 + 4.5 यानी कि 124.5/8, 124.5/8
दिस विल बी परसेंटेज यानी कि डिवाइडेड बाय 100. तो जस्ट अ सेकेंड, 7.5 प्लस 7.5 4.5 124.5 का 7.5% ठीक है. तो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट द आंसर यानी कि 124.5 इंटू 0.3 अपॉन 32. ये सारा जो परसेंटेज है इसको आपको प्लस करना पड़ेगा, आपको इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा. बट मुझे लगता है इससे अच्छा मेथड आपका फिर यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, बात समझ में आ गई. इसको आप जब कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको. दिस इज 43 इंटू 43 इंटू 43 इंटू व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 60. ठीक, तो आएगा समथिंग 24845.9 ऐसे करके कुछ आएगा आपका अमाउंट. ये तो अमाउंट है. प्रिंसिपल निकालने के लिए अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इस अमाउंट में से जो हमारा प्रिंसिपल उसको माइनस कर दो. यू विल गेट 4845.9 ऐसा कुछ आपका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो आप या तो फॉर्मूले मेथड से करो चाहे इस मेथड से. ठीक है, x माइनस 2 का क्या मतलब हुआ भाई. x माइनस 2 का मतलब है टोटल जो अमाउंट हमने लिया है ना, यहाँ पे देख लो. यहाँ पे हमने यहाँ पे एनुअल इनकम को x लैक्स मान लिया. ठीक है, दिस इज x लाख. शुरू के 2 लाख पे उसको 8% के रेट से इनकम टैक्स मिल रहा है और 2 लाख के ऊपर का जितना भी अमाउंट बच गया, कितना अमाउंट बचेगा, टोटल तो x लाख है, x में से 2 लाख को अगर हटा दोगे तो बचेगा कितना, x माइनस 2 लाख. इतने मनी पर इतने के रेट से इसको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए x माइनस 2 हमने यहाँ पे यूज किया. ठीक है, चलो अब आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस करने हैं. एक क्वेश्चन ये है फॉर योर होमवर्क, इसको कर लेना और दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर मुझे करना कमेंट सेक्शन के अंदर. ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. आंसर इन दी कमेंट. ऑलराइट, चलो मंडे को मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस करो. अगर आप लोगों ने सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पार्ट ए का, देन यू हैव टू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द PYQs. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. ऑलराइट.